राम राम दोस्त, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और अपनी पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। दोस्त, मैं उम्मीद करूँगा कि अभी आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होने का पूछने का कारण क्या है कि अभी भाई साहब गर्मी बहुत ख़तरनाक पड़ रही है। गर्मी का हाथ पड़े तो गर्मी कहीं कहीं टेम्परेचर जो है 47 डिग्री जा रहा है। टेम्परेचर क्या कहेंगे कि टेम्परेचर कितना 47 डिग्री तक जा रहा है। तो दोस्त, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। पढ़ते पढ़ते अपना पानी ज़्यादा प्रयोग करिएगा पीने के लिए, ओके। क्योंकि लिक्विड अधिक से अधिक पिएँ। इससे क्या रहेगा, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं पड़ेगी। इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आप आए दिन खबर सुन रहे हैं कि कई व्यक्ति इससे बीमार हो रहे हैं। किससे? हीट वेव के कारण। हीट वेव आपको स्वस्थ रखने का मतलब कि आप स्वस्थ रहें। तो हीट वेव क्या हो रही है कि बढ़ती जा रही है, ये गर्मी अधिक होती चली जा रही है। लू लग रही है लोगों को, लू के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। तो दोस्त, आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए, बीमारी से बच के रहें। अब दोस्त, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो उम्मीद करूँगा आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। अब टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे सिकंदर। सिकंदर को हम लोग कुछ कवर कर चुके थे और कुछ भाग सिकंदर का बचा हुआ था। तो जो भाग सिकंदर का बचा हुआ था उसको हम लोग आज इसमें कवर करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की ओर, और आप लोग अपने कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाइए विस्तार से, और फिर बढ़ते आगे विषय की ओर, ओके। अपनी कॉपी पेन हाथ में लेके बैठिए दोस्त। मैंने आपसे हर बार कहा है कि जब भी आया करो अपनी कॉपी पेन हाथ में रखा करो, जिससे क्या रहता है जो मैं बता रहा हूँ ओरली बता रहा हूँ और लिख के बता रहा हूँ, आप दोनों को नोट्स करते रहिए, नोट डाउन जरूर किया करें, ओके। इससे क्या रहता है आपको 2 बार रिवाइज हो जाता है, एक बार सुनते समय एक बार लिखते समय। तो नोट डाउन जरूर किया करें दोस्त, ओके। चलिए, क्या कहेंगे हम लोग कर रहे हैं किसको? सिकंदर को। सिकंदर के बाद हम लोग करेंगे मौर्य वंश को। तो सिकंदर का कुछ भाग बचा हुआ है इसमें, उसको कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके। क्या कहेंगे आप? सिकंदर। हम लोग सिकंदर के कहाँ तक आ चुके? जब वो भारत पर आक्रमण करने वाला था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला था, वो आ रहा था भारत की ओर। तो जब वो भारत की ओर आया, तो जब वो भारत की ओर आ रहा था तो वो एक नदी पड़ती है उसके बीच में। क्या कहेंगे भैया? एक नदी पड़ती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। तो ब्यास नदी, अब क्या हुआ भैया? कारण क्या था? जब इसने तो कह दिया चलो चलेंगे भारत पे हमला करेंगे, तो ये क्या हुआ, जब आगे बढ़ा तो इसकी जो सेना थी, इसकी सेना ने क्या किया? नदी पार करने से इनकार कर दिया। इसकी सेना ने युद्ध से इनकार कर दिया। युद्ध से इनकार कर दिया। अब युद्ध से इनकार कर दिया तो भैया इसका कारण क्या था? क्यों सेना ने इससे इनकार किया? क्योंकि भैया आप बात करें सबसे पहले, जो ये नदी थी, किस नदी को इनको प्यार करना था? ब्यास नदी को। इसको किसको कवर करना था? ब्यास नदी को पार करना था। तो सिकंदर था, कहाँ तक पहुँच गया था? सिकंदर ब्यास नदी के तट पर पहुँच चुका था। अब इस नदी को पार करके ये लोग आगे बढ़ते, ये लोग पूरे वाले हिस्से तक पहुँच चुके थे। अब ये लोग जब इस ब्यास नदी को आगे कवर करके आगे बढ़ते, तो फिर उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, मगध साम्राज्य में प्रवेश करते, है ना। तो जब ये मगध साम्राज्य प्रवेश करते, उससे आगे वो लोग कार्रवाई करते। पर उससे आगे क्या हुआ? उससे पहले जब पोरस से इसकी लड़ाई हो चुकी थी, पोरस से इसकी लड़ाई हुई थी ना, हमने जब जाना था पोरस के बारे में पिछली वाली वीडियो में। तो जब पोरस से इसकी लड़ाई होगी तब ये आगे बढ़ा, पोरस को इसने हरा दिया। पोरस को हराने के बाद ये बाप आगे बढ़ा, आगे मगध की ओर बढ़ा। तो मगध की ओर जब बढ़ा तो इसने कहा क्या? ब्यास नदी पे पहुंच गया। पर इसकी सेना ने ब्यास नदी पे पहुंचकर इनकार कर दिया युद्ध लड़ने से। युद्ध लड़ने से क्यों इनकार किया था? उसके 2 कारण थे। पहला कारण रहेगा क्या? चाणक्य। और दूसरा कारण क्या रहेगा? थकावट। सेना की थकावट। तो ये 2 कारण थे, पहला चाणक्य, दूसरा सेना की थकावट। और भी कुछ कारण रहे होंगे। पहला कारण क्या था? चाणक्य जो थे उनको पता था कि ये यहाँ पे युद्ध करने आ रहा है। तो चाणक्य ने अपनी रणनीति से क्या किया? इसको रोकने की कोशिश करी। अब इसको रोकने की कोशिश कैसे करी उन्होंने? वो थे चतुर। तो वो एक दिन इसकी जो सेना थी, किसकी? सिकंदर की सेना क्या कर रही थी? एक दिन सो रही थी रात में। तो ये क्या, चुपके से गए और चुपके से जो टेंट लगे थे उन टेंट में सब में जाकर इन्होंने क्या अफवाह ये फैला दी कि जो ब्यास नदी, उसमें एक दानव रहता है, जो भी इस नदी को पार करेगा वो दानव सबको निगल जाएगा। तो भाई इंसान है, बंदे डर गए। उनके मन में क्या डर फैला दिया, और डर फैला दिया तो डर से क्या हुआ, और 1-2 को इन्होंने मार के फेंक दिया वहाँ पे।
तो इससे क्या हुआ, उन लोगों के अंदर भयानक डर फैल गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, शायद नदी के अंदर अगर प्रवेश करेंगे तो नदी का जो दानव है वो हमें खा जाएगा। तो पहला कारण तो चाणक्य बने जिसने ये बात फैलाई। आगे जब ये बढ़े तो इन्होंने थक चुके थे ये लोग। क्या हुआ कि कितने देशों से लड़ाई करते हुए आ रहे हैं, जब इतने देशों से कोई सेना एक लड़ाई करती है तो वो सेना जाहिर सी बात है थक जाती है। तो ये पूरी तरीके से एक प्रकार से थक चुके थे, तो थकावट के कारण इन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। ये दो कारण थे महत्वपूर्ण कारण। ओके, पहला थकावट बोले या चाणक्य बोले, क्या चाणक्य के कारण। के कारण दूसरा सैनिक बहुत, कितने भैया, बहुत बहुत ज़्यादा थक गए थे। क्या हुआ था भैया, जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, थक गए थे। जब कोई सेना थक जाती है तो वो क्या, अंत में आके हार ही मानना पड़ता है उसको, कहती है कि नहीं अब इससे आगे मुझसे नहीं हो सकता। तो सैनिक थक चुकी थी इसकी सेना। जब सेना थक जाएगी, और क्या दूसरा कारण क्या था, जब ये अपोजिट टीम से लड़ने जा रहे थे तो उनके पास शासक कौन था, घनानंद था उस समय शासक। तो चाणक्य को पता था ये तो मानेगा नहीं बात। तो ये जब इन्होंने जो यहाँ पे गए थे तो किसके साथ गए थे, मौर्य के साथ। किसके साथ, मौर्य के साथ, जिसको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। वो हम लोग जब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनके बारे में अच्छे से जानेंगे इसके बारे में। ओके, तो ये चीज़ हो चुकी थी। ओके, ज़्यादा थक गए थे। ओके, ये और थक कर गए, और क्या हुआ, और बीमार भी हो गए, बहुत से व्यक्ति बीमार भी हो गए भाई। कुछ व्यक्ति को ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा, खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पूरे दिन लड़ रहे हैं। रात में लड़ाई तो खैर नहीं हो सकती उस समय, दिन में लड़ाई कर रहे हैं, और फिर मार पाट निशान पड़ रहे हैं, कहीं इधर कट हो रहा है कहीं उधर कट हो रहा है। तो इससे बीमार भी फैल रही थी, और नदी में थे, नदी के पास थे, तो बीमारी भी फैल रही थी इस समय। क्या हो रहा, बीमारी भी कारण थी। तो ये 2-3 कारण थे जिससे सेना इनकार कर रही थी। पहला, चाणक्य ने जो अपनी रणनीति बनाई, सेना को डर। ओके, तो ये क्या किया, डर फैला दिया। डर जब फैला दिया उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्होंने चाणक्य के कारण, ओके, और फिर ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया, क्योंकि नदी में इन्होंने डर फैला दिया। दूसरा, सैनिक बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तीसरा, चौथा क्या कहेंगे, चौथा कहेंगे सैनिक बीमार भी हो चुके थे। तो ये 3-4 कारण थे जिसके कारण सेना युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। जब सेना युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया तो राजा अकेला कहाँ से युद्ध लड़ पाएगा। तो राजा ने भी हार मान ली, और फिर ये वापस जाना शुरू कर देता है। फिर ये आगे नहीं बढ़ता, युद्ध नहीं करता है। तो कहते हैं कि ये मगध के शासक घनानंद और उसके बीच में युद्ध हुआ, नहीं हुआ था। पर उस समय तक घनानंद को हटाने के लिए एक योद्धा तैयार हो चुका था। योद्धा कौन था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। अब आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, एक वयस्क बन चुका था और एक निपुण योद्धा बन चुका था। तो अब इसको तो भगा दिया, अब किसको भगाना था, इन लोगों को। अब भगाना था किसको, घनानंद को। घनानंद के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ओके, तो ये कारण हुए सब कुछ। तो क्या हुआ, जब ये वापस चला गया, तो वापस जाने के बाद, वापस जाते समय ये कब वापस गया भैया, तो ये इसकी मृत्यु हो जाती है। वापस तो हम लोग जाना था, कब चला गया था, 325 में वापस चला गया। BC में वापस चला जाता है। 26 में आता है, 326 में आता है, 325 में वापस चला जाता है। 325 में जब ये वापस जाता है तो इसके कुछ समय बाद, लगभग 2 वर्ष बाद, 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, किसकी मृत्यु होती है भैया, आप कहेंगे सिकंदर की मृत्यु 323 में हो जाती है। कहाँ पर होती है इसकी मृत्यु, बेबलिन। अब ये बेबलिन कहाँ पर है भैया, बेबुलिन कहाँ पर ये भैया, आप कहेंगे इराक में। कहाँ पर बोलेंगे, इराक। कहाँ पर, इराक। कितनी वर्ष की अवस्था थी उस समय इसकी 32 वर्ष की अवस्था थी। कितने वर्ष का था भैया ये, 32 वर्ष की अवस्था में एक लड़का जिसका जन्म होता है कितने, 356 में। 356 में उसका जन्म होता है, 336 में गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठने के बाद उसके मन में एक विचार आता है कि मुझे पूरी दुनिया पर विजय हासिल करनी है। और वो व्यक्ति विजय हासिल आखिरी में नहीं कर पाता है। आखिरी में क्या कहते हैं कि पृथ्वी का कुछ % भाग इसने विजय में प्राप्त कर पाया। कितना %, लगभग 13 या 10 या 13% के करीब।
कितना परसेंट, 10 या 13% के करीब करीब इसने भाग में अपना राज्य स्थापित कर पाया था। तो क्या कहेंगे, ये व्यक्ति बड़ा ही मतलब कहेंगे योद्धा, बहुत अच्छा था योद्धा, युद्ध में निपुण, शक्ति में निपुण, सेना में निपुण, सब कुछ अच्छा। फिर भी इस व्यक्ति की मौत हो जाती है, किस कारण, बीमारी के कारण। इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा इसके घाव हो चुके थे ना, जब ये वापस गया तो घाव इसके पूरे भर नहीं पाए, और घाव ना भर पाने के कारण इसको बीमारी हो जाती, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती तो मृत्यु से पहले इसने क्या कहा था कि मृत्यु से पहले जब ये मरने वाला था तो इसने कुछ समय पहले इसने कहा कि जब मेरी मौत हो तब मेरे हाथ ऐसे खोल दिए जाएं। अब इसने ये क्यों कहा था पता है, इसने इसलिए कहा था ये कि लोगों को पता चल सके कि मैं पूरी दुनिया को जीतने के लिए चला था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है आज। तो कहने का मतलब ये है कि उतना लो जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक लोगे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई साथ में लेके नहीं जाता। ओके, तो इसलिए इसने कहा कि मैं पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, फिर भी मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है, कोई ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाएगा, सबको खाली हाथ आया, सब खाली हाथ जाएंगे। तो ये था इसका मेन कारण हाथ खोलने का। ओके, अब इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, मृत्यु जान चुके हैं, इसके गुरु के बारे में जानते हैं। किसके, सिकंदर के गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। सिकंदर के कितने गुरु हुए, तो महत्वपूर्ण सिकंदर के गुरु हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं अरिस्तु के नाम से। क्या बोलेंगे, अरिस्तु, क्या बोलते हैं, अरिस्तु, जो कि सिकंदर के गुरु है। सिकंदर किन्हें अपना गुरु मानता था, अरिस्तु को। अरिस्तु को अपना गुरु मानता था। अरिस्तु के गुरु कौन थे, आप कहेंगे अरिस्तु के गुरु कौन रहेंगे, प्लेटो। अरिस्तु के जो गुरु थे वो कौन थे, प्लेटो। अगर बात करें प्लेटो के गुरु कौन रहे हैं, तो आप बोलेंगे सुकरात जो है प्लेटो के गुरु रहे हैं। कौन रहेंगे, सुकरात। भैया जो सुकरात है वो प्लेटो के गुरु रहे हैं। अब बात करती है अरिस्टो। अरिस्टो कौन थे, अरिस्टो पॉलिटिक्स के ज्ञाता, इनको पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी थी। क्या कहेंगे, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी थी। इन्होंने अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं बहुत सारी। ओके, तो इनके पॉलिटिक्स की ये ज्ञाता थे। ओके, अगर बात करें जो सिकंदर था, तो सिकंदर की प्रिय पुस्तक कौन सी थी, तो प्रिय पुस्तक इलियड ऑफ होमर। क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया सिकंदर की जो फेवरेट पुस्तक थी उसको कहते हैं इलियड ऑफ होमर, सिकंदर की सबसे प्रिय पुस्तक। फिर क्या कहेंगे, लेखक। सिकंदर के समय के कुछ लेखक हुए हैं और उसके साथ भी कुछ लेखक सिकंदर के बारे में। तो लेखक कौन से रहे हैं, अरिस्टोबुलस और एक लेखक रहा है जिसका नाम है नियोक्स। क्या कहेंगे, नियरकस। नियरकस कौन था भैया, तो आप कहेंगे नियरकस ये किसका वो था, कमांडर, ये जहाजी बेड़ा का, जहाजी बेड़े एडमिरल या फिर कमांडर था। क्या कहेंगे, जहाजी बेड़े का ये एडमिरल था। कौन, कहेंगे नियोकस। नियोकस जब ये जाता है तो इसको ये थाम जाता है। ओके, तो अब बताते हैं जब ये छोड़ के जाता है तो ये किस किस को कौन कौन सी जगह देके जाता है, आगे बनते हैं। ओके, जब सिकंदर भारत से वापस जाता है तो भारत से वापस जाता तो जिस जगह पे इन्होंने जीता था, जाते समय उन कुछ जगहों का ये उनको अपने जो इनके साथ में व्यक्ति आए थे उनको सेनापति स्थापित करके जाता है। तो कुछ सेनापति इसने स्थापित करे, जैसे कि बोले थल सेनापति किसको स्थापित करा था इसने, थल सेनापति। तो बात बोले थल सेनापति कौन सा था इसका, सेल्युकस। कौन था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, क्या कहेंगे भैया, सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का थल सेनापति था। आप बोलेंगे थल सेनापति होगा तो भैया जल सेनापति कौन था, जल सेनापति। जल सेनापति कौन रहेगा, ये गए नियोकस, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एडमिरल। ओके, तो ये जल सेनापति था। तो इसने किसको सत्ता थोपी, जब सिकंदर यहाँ से जाता है तो सत्ता जो है फिलिप्स के हाथ में सौंप जाता है। किसके हाथ में देके जाता है, सत्ता फिलिप्स के हाथ में, सत्ता फिलिप्स।
फिलिप, किसके हाथ में? फिलिप के हाथ में दे देता है। ओके, क्या किया? फिलिप्स के हाथ में सत्ता देके चला जाता है। अब जब जा रहा था तो इसका अंतिम युद्ध, सबसे अंतिम युद्ध कौन रहा है? तो अंतिम युद्ध का हम कहेंगे पाल का अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध सिकंदर का कहें तो अंतिम युद्ध कौन सा रहा है? पाल। सॉरी, पटल। पटल राज्य के विरुद्ध, क्या कहेंगे? पटल राज्य के विरुद्ध। उस समय एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम है पटल। पटल राज के विरुद्ध इसने अपना अंतिम युद्ध किया था। जब ये चला जाता तो इसकी सत्ता किसके हाथ में समा जाता है? फिलिप्स के हाथ में। फिर आगे ये जो फिलिप्स है वो सिकंदर से लड़ने की कोशिश करता है। तो सिकंदर से लड़ाई किसकी होती है? फिलिप्स की होती है। तो दोस्त, इसमें हमारा टॉपिक कौन सा ख़त्म हो चुका है? इसमें हमारा टॉपिक सिकंदर ख़त्म हो चुका है। सिकंदर के बारे में हम सब कुछ जान लिया। अब सिकंदर की बातें जहाँ जहाँ आएंगी उनकी बातों के बारे में लोग विस्तार से बात कर लेंगे। जैसे मौर्य साम्राज्य में सिकंदर के बारे में बात करी जाती है, तो मौर्य साम्राज्य में हम सिकंदर के बारे में बात करेंगे। तो अब सिकंदर के बारे में हम लोग जान लें, सिकंदर कैसे भारत आया, कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला था, कितने इसने युद्ध किए, कहाँ कहाँ इसने जीता, जब जाया गया तो कौन सा राज्य आखिर में जीता, गया तो किसको अपना थल सेनापति, जल सेनापति स्थापित किया, अपनी सत्ता किसके हाथ में देके गया। ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे, इसमें जान चुके हैं। ओके, उम्मीद करूँगा सारी चीज़ समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब हम लोग एक युग की ओर बढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे मौर्य युग। कौन सा युग कहेंगे? अब हम लोग कहेंगे मौर्य युग। अब हम भैया मौर्य युग में क्या क्या चीज़ हुई? मौर्य युग के कुल संस्थापक कितने हुए? मौर्य युग कितने साल वर्षों तक चला? आपके जितने भी प्रश्न हैं ये सारे आपके प्रश्न इस वीडियो और आने वाले 2 वीडियो में आपके पूरे कवर हो जाने वाले। उसके बाद आपका कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मौर्य युग। मौर्य युग या कहें मौर्य साम्राज्य, युग या फिर साम्राज्य, क्या कहेंगे? मौर्य युग या फिर साम्राज्य। तो ये मौर्य युग और मौर्य साम्राज्य ये कुल कितना शासनकाल रहा है? इसका कुल शासनकाल कितना रहा है? अब हम बात करते हैं, कहेंगे घनानंद का अंत कब हुआ? 322 में। 322 में घनानंद खत्म हो जाता है और 323 में सिकंदर चला जाता है। 323 में सिकंदर चला जाता है और 325 में सिकंदर भारत से चले जाता है। 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो 322 के बाद किस वंश की स्थापना होगी? तो आप कहेंगे मौर्य वंश की 322 के बाद से स्थापना होती है। तो इनका समय काल क्या रहा है? समय काल कहें तो शासन करने का समय। तो आप कहेंगे 322 से लेके 232, क्या कहेंगे? 232 बीसी तक। बहुत लंबा शासनकाल रहा है इन लोगों का। किसका? मौर्य शासनकाल बहुत लंबा शासनकाल रहा है। ओके, करीब करीब 132 सालों का शासनकाल रहा है इनका, 112 सालों का शासनकाल। ओके, तो बहुत लंबा शासनकाल है भैया। ये तो हमने बात कर ली किसकी? समयकाल के बारे में। किसकी? मौर्य वंश के समयकाल के बारे में, या मौर्य कहे तो मौर्य युग के समयकाल के बारे में। अब हम लोग मौर्य युगीन शासक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है शासक। तो इसमें कुल कितने शासक हुए और महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं सब इसके संस्थापक। तो आप कहेंगे भैया इसके संस्थापक कौन हुए? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक आप क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक शासनकाल करेंगे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक रहेंगे? 322 से लेके 298 तक। क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे भैया 322 से लेकर 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका एक पुत्र आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानेंगे किसके? बिंदुसार के नाम से। चंद्रगुप्त का पुत्र क्या हुआ है? बिंदुसार। बिंदुसार ये कौन है? ये पुत्र है।
ये कौन है? पुत्र है। बिंदुसार क्या हुआ? चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार है, उसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो आप कहेंगे भैया 298 से लेके, ये आपको मैं ओरली अभी बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक डायग्राम आपके दिमाग में चढ़ जाए कि हम लोग करने क्या वाले हैं, किस किस शासक को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में डायग्राम बनना जरूरी है कि कौन कौन से शासक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या हुआ? बिंदुसार 298 से लेके 273 तक, कब कहेंगे? 273 BC तक, 273 BC तक इसका शासनकाल रहने वाला है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो बिंदुसार का पुत्र हुआ है जिसका नाम है अशोक, जिसको हम क्या कहते हैं? सम्राट अशोक भी कहते हैं। सब कुछ जानेंगे कि सम्राट को अशोक को जो है सम्राट की उपाधि किसने दी है। ओके, वो सब चीज़ हम लोग जानेंगे। इसका शासनकाल कब से कब रहा है? 273 से लेके, क्या कहेंगे? 273 से लेके 232 तक। ये किसका शासनकाल है? ये है अशोक का शासनकाल। मेन शासनकाल जो है अशोक का यहीं तक चला है। अशोक वंश का मेन शासक काल यहीं तक चला है। अशोक के बाद से शासनकाल डूबना शुरू हो जाता है, फिर शासक कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अपने न्यू डाली है कि अशोक का शासनकाल किन किन शासकों के बीच में हुआ है, मौर्य वंश का शासनकाल। अब बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में। तो अशोक के कुल कितने उत्तराधिकारी रहे हैं? क्या कहेंगे? अशोक के कुल कितने उत्तराधिकारी रहे हैं? तो आप कहेंगे 6। कितने कहेंगे भैया? आप कहेंगे 6। अशोक के कुल उत्तराधिकारी कितने? 6 रहे हैं। जिसमें से अगर बात करें प्रथम, तो प्रथम रहेगा प्रथम दशरथ। प्रथम शासक का नाम क्या है? आप कहेंगे भैया प्रथम शासक का नाम दशरथ है, जिसे किस नाम से आता है? बद्दुपाली के नाम से भी जानते हैं, पालित के नाम से। ओके, इसका भैया शासनकाल कब से कब तक रहने वाला है? तो आप कहेंगे ये इसका 232 से लेके 224 तक। पर इसका उस समय शासनकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं था तो इनको जोड़ा नहीं जाता, इनके बारे में जान लेते बस। फिर एक नीचे आता है जिसको हम कहते हैं अंतिम शासक। बाकी के भैया क्या बाकी नहीं पढ़ेंगे? नहीं भैया, बाकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, बाकी हम लास्ट में क्या कहते हैं? अंतिम शासक कौन है? बृहदत्त। कौन है? बृहदत्त अंतिम शासक। क्या कहेंगे भैया? बृहदत्त से जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक है। इसका शासनकाल कब से कब रहा है? 187 से लेके 184 BC तक। तो इनका ज़्यादा शासनकाल नहीं है उनके, किसके बाद से? अशोक के बाद से, क्योंकि ये अशोक के पुत्र रहे हैं सारे, उनके बाद से उत्तराधिकारी ये लोग रहे हैं। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने सिकंदर के बारे में जो बाकी भाग था उसको जाना, और अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में, मतलब एक अशोक के जो मौर्य वंश है उसका डायग्राम के बारे में समझा कि मौर्य युग में कौन कौन से शासक हैं, उनका क्या क्या शासनकाल है, इसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग सबसे पहले संस्थापक, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कैसे वो शासक बना, कैसे एक कबीले का लड़का कैसे शासक बना। माता का नाम मौर्य, जो कि जंगलों में रहता था। चाणक्य ने उसकी काबिलियत को पहचाना, क्योंकि काबिलियत के जो गुण, जो एक राजा के गुण थे उसके अंदर पहले से थे, बस उम्मीद इतनी थी कि उसको पहचानने वाला कोई हो। पहचानने वाले कौन निकले? चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के क्या समझे? उसके गुण को समझा, और उसको किससे? एक कबीले था, कबीले से इसको खरीदा, क्योंकि ये कबीले के पास रहता था। तो कबीले वाले लोगों से इसको कितने रुपए में खरीदा? 1000 स्वर्ण मुद्रा में इसको खरीदा था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को ही बाद में उन्होंने प्रशिक्षण देके, क्या शिक्षा देकर, उसको एक सम्राट बनाया। तो कैसे कबीले का लड़का एक सम्राट तक पहुंचा, ये सब कहानी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि उस वाले को हम अच्छे से पढ़ें, तो उसमें वहाँ से हम लोग कवर करेंगे। ओके, उम्मीद करूँगा यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन में दबाइए। दोस्त ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पानी पीजिए, और अपनी फैमिली को भी ख्याल रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।